You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. जल्दी 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 ओपन कर। तुम्हारा कैसे आ गया? जब लग गई खराब हो गया। जब लगा इसकी नहीं आया था। अच्छा इसी लगा दो। हो गया ओपन? हो गया। आज हम पाइवट टेबल वी विल लर्न, ठीक है, पाइवट टेबल डिटेल में थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद इफ पॉसिबल इसी क्लास में, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन से आपका प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्लास से एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे एक्सेल के अंदर एचआर डेटा सेट के ऊपर, ठीक है ना। एचआर एनालिटिक्स का विल क्रिएट डैशबोर्ड, ठीक है। आपका मोस्टली एक्सेल खत्म है, बचा कुछ है नहीं। आप लोगों का सबका डेटा एनालिस्ट का कोर्स है ना, जस्ट वांटेड टू आस्क यू, कोई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जिसका सिर्फ एक्सेल है? आपका सिर्फ एक्सेल है? आपका डेटा एनालिस्ट है? अच्छा, मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको, जो एक्चुअली में एक्सेल के अंदर कुछ टूल, पावर क्वेरी और पावर पिवट, ठीक है, वो इस कोर्स का जो करिकुलम है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, पावर क्वेरी एंड पावर पिवट, ठीक है। अब क्या होता है, डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर हमारा पावर बीआई भी आता है, तो इनसाइड पावर बीआई भी हमारे पास सेम चीज होती है, पावर क्वेरी, पावर पिवट का मतलब होता है डेटा मॉडलिंग, सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो हम नॉर्मली पावर क्वेरी पावर पिवट जो है हम वहां पे करते हैं, हम एक्सेल में नहीं करते, ठीक है, पावर बीआई के अंदर, ठीक है। तो पर क्योंकि आपका एक्सेल का है, सिर्फ पावर बीआई तो है नहीं आपका, तो आपका वो नहीं हो पाएगा, और नहीं आपके कोर्स में है। बट आफ्टर अवर प्रोजेक्ट मैं एक क्लास ऐसी ले लूंगा जिसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा कि पावर क्वेरी क्या होता है, पावर पिवट क्या होता है, सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेल में कैसे एक्सेस करते हैं पावर क्वेरी को, पावर पिवट को, है ना। तो एक एक्स्ट्रा क्लास में कोर्स के बाद एक ले लूंगा, ठीक है। ओके देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक यार तुम में से कोई एचआर हो तो मुझे ना एक रियल डेटा सेट चाहिए, मतलब मेरे पास डेटा सेट है, बट वो जो डेटा सेट है वो काइंड ऑफ टॉय डेटा सेट है, मतलब मैंने खुद ने क्रिएट करा है या फिर मैंने कैगल से डाउनलोड करा है, ठीक है। एक मुझे चाहिए था कोई रियल डेटा सेट किसी कंपनी का बट मत देना, प्राइवेसी का इश्यूज आ जाता है अदरवाइज, है ना। ओके एनीवेज, तो वी हैव टेबल्स हमारा हो गया, पावर क्वेरी नहीं, पावर पिवट नहीं, पाइवट टेबल। So I have given you this file, final clean data set, right, in the last class. So we have this data, है ना, हमने देखा था लास्ट क्लास में। ओके, सो द थिंग इज हमें पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। नाउ द थिंग इज पाइवट टेबल होती क्या है, क्या होती है पाइवट टेबल? क्या होती है उसमें, क्या
It is used, it is a table which is used to summarize your data. अगर आपको आपके डेटा को समराइज करना है, for that you can use pivot table. This table is also used to create reports. It is used to create reports. जब कोई भी इंसान आपको बोलता है कि मैंने रिपोर्ट बनाई, उसने कुछ नहीं करा, उसने पाइवेट टेबल क्रिएट करी है, ठीक है। ये रिपोर्ट नेम बहुत फैंसी सुनाई देता है, दिस इज नथिंग बट ए पाइवेट टेबल, ठीक है ना। तो whenever you want to create a report or you want to summarize your data with respect to some conditions, you can use pivot table, ठीक है। Now यहाँ डेटा में कहीं पे भी क्लिक कर लो, ठीक है, और इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा पाइवेट टेबल, इस पे क्लिक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइवेट टेबल है जो आपको बनानी है, कहाँ बनानी है, न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, दैट यू कैन चूज। तो हम न्यू वर्कशीट में यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके। सो लाइक दिस आपकी शीट बन करके न्यू वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके से आपका आ जाएगा कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे 2-3 चीजें हमेशा याद रखनी है तभी भी आप पाइवेट टेबल क्रिएट करोगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 4 तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये होगा आपका वैल्यूज, दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर रोज और दिस इज योर फिल्टर, ऐसा ही है। जो भी आपका कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे, जो भी आपके कौन से कॉलम होंगे, कैटेगोरिकल कॉलम्स। कैटेगोरिकल मतलब कंट्रीज, कैटेगरी, कॉन्टिनेंट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, इस तरीके के कॉलम कहाँ पे आएंगे, रोज में या फिर कॉलम्स में, या तो रोज में या तो फिर कॉलम्स में। अगर आपको डेटा इस तरीके से शो करना है, एक के नीचे एक, तो रोज में। अगर आपको डेटा इस तरीके से शो करना है साइड बाय साइड, है ना, तो कॉलम्स में आप डालोगे। क्लियर है। जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है, न्यूमेरिकल का मतलब सेल्स, प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, इस तरीके का, ये कहाँ जाता है, वैल्यूज में। क्यों? क्योंकि इनका हमें क्या करना है, एग्रीगेशन करना है। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, इनका हमें क्या करना है, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब निकालना है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज का हमें ये सब निकालना रहता है, तो ये सब आप कहाँ डालोगे, वैल्यूज के अंदर। फिर आपका फिल्टर होता है। अगर आपको कोई कंडीशन लगानी हो, जैसे आपको फाइंड करना हो रेवेन्यू ऑफ, जैसे मेरा जो डेटा है, मेरे डेटा में क्या है, इंडस्ट्री, रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, इंडस्ट्री वाले कॉलम को रोज में डाल दोगे, रेवेन्यू को कहाँ डालोगे, वैल्यूज में। तो हर इंडस्ट्री का हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपको उसका रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसमें भी मेरी कंडीशन ये है कि मुझे सिर्फ हॉलीवुड का चेक करना है, दिस इज माई कंडीशन, मतलब फिल्टर है ना। तो आप इंडस्ट्री वाले फिल्टर को कहाँ डाल दोगे, फिल्टर के अंदर। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हुई हो, मतलब फिल्टर अप्लाई करना है। क्लियर है। और अगर डायरेक्टली शो करना है तो रोज या वैल्यूज में आप ड्रैग करके शो कर सकते हो। क्लियर है। ये आपका बेसिक पाइवेट टेबल का काइंड ऑफ थ्योरी हो गया। नाउ लेट्स सी, सेम मुझे बनाना है तो क्या करोगे, इंडस्ट्री को कहाँ डालोगे, मुझे इंडस्ट्री वर्सेस उसका ये देखना है, रेवेन्यू। तो इंडस्ट्री को कहाँ डालोगे, यहाँ पे इंडस्ट्री है हमारा, ऊपर रोज में डाल दिया, तो देखो सारी इंडस्ट्री आ गई। तो पाइवेट टेबल बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपका डेटा है ना, उसमें से जो यूनिक वैल्यूज होंगी सिर्फ उसको रखेगा। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा डेटा क्योंकि क्लीन नहीं है, हमारे पास ब्लैंक्स भी हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली ब्लैंक का एक ग्रुप बना दिया। हाँ, सबका ग्रुप बन जाएगा एक, ठीक है। जैसे बॉलीवुड बहुत बार आ रहा है तो उसका एक ग्रुप बन गया, हॉलीवुड बहुत बार आ रहा है उसका एक ग्रुप बन गया, टॉलीवुड। अब ब्लैंक भी कुछ वैल्यूज आ रही है तो उनका भी ग्रुप बन गया। आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रेवेन्यू शो करना है। रेवेन्यू क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम है, तो कहाँ जाएगा,
वैल्यूज में आ गया। क्लियर है सबको? अब मैंने क्या बोला कि अगर मुझे कोई फिल्टर अप्लाई करना है, मुझे क्या देखना है, सिर्फ हॉलीवुड का देखना है, तो मैं कर दूंगा इंडस्ट्री को उठा के फिल्टर में डाल दूंगा और यहाँ पे भी डाल दूंगा। ये क्या पागल है ये। अरे पागल हो गया, ये वापस से यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा ये आ जाएगा, टेंशन मतलब, ये हम ले आएंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट डू दिस मच, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें थोड़ा ब्रेक डाउन कर दूंगा ना तो आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? नाउ यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज, अब यहाँ पे देखो जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, ये जो रेवेन्यू आ रहा है, इसका कॉलम का नाम देखो कैसा आ रहा है, सम ऑफ रेवेन्यू मिलियन आ रहा है। कभी भी रिपोर्ट में इस तरीके से शो करोगे? नहीं शो करोगे। और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, अगर मैं अपने मैनेजर को ये रिपोर्ट दूं कि बॉलीवुड का इतना, हॉलीवुड का इतना, टॉलीवुड का इतना, उसको कैसे समझ में आएगा क्या नंबर है क्या नहीं है? अब अगर मैं यहाँ पे करेंसी ऐड कर दूं और इन नंबर्स को मिलियंस बिलियंस के फॉर्मेट में ऐड कर दूं, ज्यादा अच्छा नहीं होगा? ये हमने करना सीखा था फर्स्ट क्लास में। वो जो डेटा नंबर फॉर्मेटिंग और अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी थी ना, वो यूज होती है रिपोर्टिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे देखो जहाँ पे आपने वैल्यूज ऐड करी है ना, वहां पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक कर लो। ये कर लो जितना मैंने करा अभी तक, इसको कर लो मेरे साथ जितना मैंने अभी तक करा है। ये आपकी वो फाइल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी, कौन सी है, फाइनल क्लीन डेटा सेट। उस फाइल को ओपन कर लो, उसके अंदर मूवीज टेबल होगी, उस पर क्लिक करके इंसर्ट में जाके पाइवेट टेबल पे क्लिक करके यू विल गेट दिस पाइवेट टेबल। उसके बाद रोज में इंडस्ट्री, वैल्यूज में रेवेन्यू, बाकी तो कुछ करा ही नहीं है। रोज में इंडस्ट्री डालना है, वैल्यूज में आपका रेवेन्यू डालना है। हो गया इतना? हो गया सबका? Yes, sir. हाँ सर, रोल क्या नाम है? रो में यार इंडस्ट्री डालना है। तुम हर्ष हो ना? हब है, अब है। अच्छा ठीक है। रोज में इंडस्ट्री, वैल्यूज में आपका रेवेन्यू, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे आप रेवेन्यू को इसके अंदर ड्रैग करते हो वैल्यूज के अंदर, ऑटोमेटिकली आपका सम आता है। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप किसी कॉलम को वैल्यूज के अंदर ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके अंदर चेंजेस करने हैं कुछ, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करा, यहाँ पे वैल्यूज में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो सम, काउंट, मैक्स, मीन, ये सब सिलेक्टेड है। आपको सम की जगह जैसे एवरेज कैलकुलेट करना होता तो आप एवरेज पे क्लिक कर सकते थे। ना नीचे नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर लिया, ठीक है।
करेंसी पे क्लिक कर लिया, हमें करेंसी में शो करना है ना, कौन सी करेंसी, रुपया, जैसे रुपीस, और डेसिमल प्लेसेस में मुझे कुछ भी नहीं शो नहीं करना, ठीक है। एंड देन ओके इफ आई डू, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सम ऑफ रेवेन्यू की जगह मैं कर देता हूँ टोटल रेवेन्यू, ठीक है, सम ऑफ रेवेन्यू की जगह टोटल रेवेन्यू। तो लाइक दिस यू कैन डू दीज चेंजेस इन पाइवट टेबल। नाउ इफ आई क्लिक ओके, देखो मेरा टोटल रेवेन्यू आ गया और इस फॉर्मेट में आ गया। इसमें भी अगर मुझे वापस से एम वगैरह अप्लाई करना हो तो मैं सेम चीज कर सकता हूँ, मैं एक बार में ही कर सकता हूँ अगर चाहता तो, नंबर फॉर्मेट, और फिर आपको कस्टम में जाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या करोगे, 0.00 0.0 अगर आपको डेसिमल में शो करना है तो, अदरवाइज हैश यूज कर सकते हो, 0.0 इन्वर्टेड कॉमर्स, नहीं इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा, हम इसे मिलियंस में शो कर देते हैं जैसे, है ना, तो मिलियंस के लिए यू कैन राइट 2 कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स एम क्लोज, ठीक है। तो लाइक दिस यू गॉट, ठीक है ना, दिस इज अ टोटल रेवेन्यू। हो जाएगा सबसे, मैं दिखा देता हूँ टोटल रेवेन्यू में जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग नंबर फॉर्मेट, ये कर लो जल्दी से, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग, 0.0 2 कॉमा मिलियंस, लेट मी राइट दिस कोड, और साथ में उसके साथ रुपया भी आया, दैट इज व्हाई मैंने आगे रुपीस भी ऐड कर रखा है। तो ऊपर से दिख रहा है आपको, इतना दिख रहा है आपको, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, ये कर लो जल्दी से। सेलेक्ट करने के बाद क्या डालना है? सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट तो करना ही नहीं है कुछ, ये सेलेक्ट थोड़ी करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे जाना है टोटल रेवेन्यू, ड्रॉप डाउन वैल्यू फील्ड सेटिंग, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। वैल्यू फील्ड सेटिंग में ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्मेट है ना, कस्टम में जाके कोड लिख दो, हो गया। हो गया, इसमें क्या टाइम लग रहा है तुम्हें, कस्टम में आएगा यार, कस्टम के अंदर यहाँ पे देखो टाइप होगा, वहां पे आपको जो भी लिखा है उसमें डॉलर, इसको रुपीस को रहने देना, उसके बाद जो भी है बाहर उसको हटा के 0.0 और डबल कॉमा, हो गया। ठीक है, ये कोड है आपका, ठीक है, मैंने बाहर लिख दिया है, लिख दिया है, ठीक है, ये कोड यूज कर रहा है। रुपए इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने करेंसी में पहले कन्वर्ट कर दिया था, अदरवाइज हमारे पास कोई की तो है ही नहीं रुपए लिखने के लिए, है ना। हो गया, सेम जैसे रेवेन्यू ऐड करा है वैसे क्या कर दोगे, बजट ऐड कर दोगे, ठीक है, बजट को भी वैल्यूज में ड्रैग कर दो, सेम कॉन्सेप्ट, बजट के अंदर भी जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है,
यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, पहले करेंसी को हमने कर दिया डेसिमल प्लेसेस में 1 ले लूंगा, ओके। सेम नंबर फॉर्मेट कस्टम, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे हैश यूज कर लो, 0.0 यूज कर लो, एक ही बात है। हैश कॉमा कॉमा एम, ठीक है, ओके। सम ऑफ बजट की जगह टोटल बजट हो गया ना, गुड। टोटल बजट, तो वी गॉट द टोटल बजट। यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने डेसिमल पे कुछ दिखाया नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर ये जब भी आप इस तरीके के चेंजेस कर रहे हो तो वो चीज ध्यान रखो। यहाँ पे कस्टम में हैश की जगह पे 0.0 इज बेटर, ठीक है, तो लाइक, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यूज थोड़ी कम है, दैट इज वाई आपको 0.0 दिख रहा होगा, ठीक है। बेटर होता है इस पर्टिकुलर केस में अगर आप एम की जगह के यूज करते हैं, ठीक है। एनीवेज इतना हो गया सबका, टोटल बजट कैसे आया वहां पे ऑप्शन? क्योंकि हमने टोटल बजट को ड्रैग कराया ना नीचे। मेरे में सम ऑफ रेवेन्यू, सम ऑफ रेवेन्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखो, जाओ ना, ये देखो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करा, यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, नाम को चेंज कर दो, कुछ भी लिख दो जो आपको सही लगे, ठीक है। इन चीजों में इतना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। कस्टम, यहाँ पे मैं एक कॉमा और हटाता हूँ और मैं इसको केवल फॉर्मेट में कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, लाइक दिस वी हैव वैल्यूज, ठीक है, रेवेन्यू एंड बजट, ठीक है। नाउ ये समझ में आया सबको कि रोज में ऐड कैसे करना है, कॉलम्स में क्या ऐड करना है, वैल्यूज में क्या ऐड करना है, क्लियर है सबको? क्लियर है ना ये सिंपल रिपोर्ट है। अब मुझे इसके ऊपर अगर चार्ट प्रिपेयर करना हो, वो भी हमने देखा है कैसे करते हैं। यहाँ पे क्लिक करा, पाइवेट टेबल एनालाइज में गए, यहाँ पे आपको पाइवेट चार्ट करके कोई ऑप्शन होगा, कहाँ है ये रहा एंड में, है ना। इस तरीके से यू कैन शो, है ना, आपको लाइन चार्ट शो करनी हो, पाई चार्ट शो करना हो, लाइक दिस यू कैन शो, है ना, जो भी आपको जिस तरीके का चार्ट आपको शो करना हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल चार्ट क्रिएट कर देता हूँ एंड देन ओके, तो आई हैव दिस काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है। इसको लेट मी डिलीट दिस, दिस काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है। अब लेट्स डू वन थिंग, इस पर्टिकुलर इसके अंदर मैं एक फिल्टर ऐड कर देता हूँ, इसका स्टूडियो का, विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टूडियो मुझे फाइंड करना है कि कैसे मेरी एनालिसिस हो रही है। तो स्टूडियो मैंने फिल्टर में डाल दिया। नाउ देखो यहाँ पे आपके पास स्टूडियो करके फिल्टर आ गया होगा ऊपर, जैसे मैंने ड्रैग करा। अब इस फिल्टर में मैं इंडिविजुअली जाके कोई भी एक स्टूडियो क्लिक कर सकता हूँ, लाइक दिस, देन ओके। उस पर्टिकुलर स्टूडियो का मेरा आंसर आ गया। लाइक दिस यू कैन सेलेक्ट एनी फिल्टर हेयर, कोलंबिया पिक्चर्स, तो उसका आ गया। इस तरीके से यू कैन ऐड इंटरएक्टिवनेस इनटू योर चार्ट, ठीक है ना, ठीक है। नुपुर आपकी उसके से बहुत वॉइस आ रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट फिल्टर्स, ठीक है। एक करके देख लो। फिल्टर्स में स्टूडियो ऐड कर दो, वापस से इंडस्ट्री करना ऐड कोशिश। अरे इंडस्ट्री ऐड कर रहे हैं तो नीचे चला जा रहा है, ये बड़ा बड़ा। इंडस्ट्री के लिए हम कर लेंगे, एक सेकंड। आप स्टूडियो ऐड कर दो। डू वन मोर थिंग, रिलीज ईयर जो है उसको भी ऐड कर दो फिल्टर्स में, ठीक है। और आपको कुछ ऐड नहीं करना राइट नाउ। नुपुर आपकी उसमें से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है आपके सिस्टम से।
Can you turn off your audio? ओके, अब क्लियर है? फिल्टर ऐड कर दिया ना। यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, देखो राइट नाउ हमारा जो रोज है उसमें इंडस्ट्री शो कर रहा है। मुझे हर इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी मूवीज हैं मुझे वो भी देखनी है कि बॉलीवुड में क्या है, हॉलीवुड में कितनी है, टॉलीवुड में कितनी है, मुझे मूवी वाइज भी एनालिसिस करनी है। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, जो आपका टाइटल है उसको मेक श्योर इंडस्ट्री के नीचे ऐड करो। ठीक है, किसके नीचे? इंडस्ट्री के नीचे। उससे क्या होगा कि इंडस्ट्री जो है डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं इंडस्ट्री के नीचे ऐड करूंगा तो देखो क्या हुआ, बॉलीवुड उसकी मूवीज, हॉलीवुड उसकी मूवीज। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मेरे डेटा में इंडस्ट्री नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूं तो सिर्फ मूवीज आ रही हैं, अभी कोई डिवीजन नहीं है ना। अब अगर मुझे इन सारी, देखो यहाँ पे टाइटल रोज में मैंने सिर्फ टाइटल रखा है तो मेरी सारी मूवीज के नाम आ रहे हैं, बट मुझे जैसे इन सारी मूवीज को डिवाइड करना होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडस्ट्री। तो मैं क्या करूंगा, इंडस्ट्री को इसके ऊपर ऐड करूंगा, मेक श्योर इसके ऊपर ऐड करो इस पर्टिकुलर केस में। अगर नीचे ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, हर मूवी का बताएगा कि कौन सी इंडस्ट्री है। अब ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो मेक श्योर जब भी आप रोज में या कॉलम में डेटा ऐड कर रहे हो तो देखो कि करने से क्या आउटपुट आता है। अब मैंने देखो टाइटल के नीचे इंडस्ट्री ऐड करा तो हर मूवी का क्या इंडस्ट्री है, तो हर मूवी का दिखा रहा है। इसे तो अच्छा नहीं दिख रहा। बेटर क्या होगा कि इंडस्ट्री को आप ऊपर ऐड कर दो। सो फॉर ईच इंडस्ट्री ये मूवी, दिस इंडस्ट्री के लिए ये मूवीज, इस इंडस्ट्री के लिए ये मूवी। अब यहाँ पे इंडस्ट्री वाला जो आपका कॉलम है इसको फिल्टर में ऐड कर दो। ये ऐसा तो पहले नहीं होता था यार, मैं इंडस्ट्री को ऐड कर रहा हूँ तो हट ही जा रहा है। ठीक है, इसका हम कुछ और कर लेंगे। ठीक है, राइट नाउ आप एक चीज देखो, ये कर लिया आप लोगों ने, इंडस्ट्री ऐड कर दिया ओवर द टाइटल। हो गया? इस चार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, वैसे भी आप लोगों ने कर चुके हो चार्ट बनाना। ठीक है, हो गया? इंडस्ट्री को आपको ट्रैक करना है टाइटल के ऊपर। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि एक पाइवट टेबल को आप कैसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। देखो बनाना तो आता ही, आपने चार्ट में क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, है ना। कैसे डिफरेंट चीजें उसमें थोड़ी बहुत कर सकते हो चेंजेस। ठीक है, नाउ एक चीज देखो, अगर मैं टाइटल को, या फिर अब मैं देखो अगर इसमें जो मेरा ये है आपका स्टूडियो, अगर स्टूडियो को मैं कॉलम्स पर डाल दूं तो क्या होगा, तो स्टूडियो आपका आ जाएगा यहाँ पे। मतलब बॉलीवुड के इस स्टूडियो में कौन सी मूवी, उस तरीके से करके देख लेते हैं। ठीक है, स्टूडियो को आप कॉलम्स पर डाल दो, यहाँ पे हर स्टूडियो आ गया। तो बॉलीवुड के अंदर बाहुबली का आर्का मीडिया स्टूडियोज में कितना रेवेन्यू था। बट इससे जो है ना, अगर आप जब कॉलम से चीजें ऐड करते हो तो आपका डेटा बहुत फैल जाता है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं यूज करना, है ना। मैंने बोला ना, आज के टाइम पे हम नॉर्मली वर्टिकल टेबल यूज करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका डेटा हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब भी आप कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट करते हो तो डैशबोर्ड में आपकी जो स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है, एक पेज के बराबर। तो वहां पे यू कैन नॉट शो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे कितना बड़ा इंक्रीज हो गया मेरा डेटा, ये शो कर पाओगे क्या आप, है ना। तो दैट इज वाई हम इसको कॉलम्स पे ट्रैक नहीं करते ज्यादातर चीजों को। दिस इज सिंपल, बेटर है। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे स्टूडियो का ही देखना हो तो हम यहाँ पे फिल्टर सेट कर सकते हैं, स्टूडियो वाला। ठीक है, लेट्स जस्ट से मुझे देखना है आर्का मीडिया वर्क्स का डेटा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ओके क्लिक करा, तो इसका डेटा आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे ना फिल्टर में एक इशू हो रहा है यार। जैसे मैं यहाँ पे, मुझे अब देखो मान लो कोलंबिया पिक्चर्स का देखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ओके करा, ये आ गया। अब मुझे अगर ये फिल्टर रिमूव करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल पे जाना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, आ गया। अब जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा देखना है, जैसे 2014 का, इस पे क्लिक किया, ओके करा, तो मेरे पास ये मूवीज आ गई। 2014 में ये मूवीज आई थी मेरे पास, पीके, कैप्टन अमेरिका, इंटरस्टेलर। इसमें भी अगर मुझे इसका डेटा देखना हो, क्या कहते हैं, हॉलीवुड का, ये जो इंटरस्टेलर वगैरह है, तो यहाँ पे मुझे स्टूडियो पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे धर्मा प्रोडक्शन पे मैंने क्लिक करा,
कुछ भी नहीं आया, कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास मार्वल है यहाँ पे, तेरा मार्वल पे क्लिक करके ओके करूँ तो मार्वल स्टूडियोज की मूवीज आ गई। बट लेट जैसे मुझे दोनों फिल्टर रिमूव करने हो तो अब दोनों करने पड़ेंगे ना, सारा का सारा डेटा मुझे वापस से देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके वापस से ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप फिल्टर यूज कर रहे हो तो फिल्टर को अप्लाई करना, उनको रिमूव करना, कितनी दिक्कत आ रही है इसी चीज को। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पेस भी ज्यादा आपका एक्वायर कर रहा है, दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इनसाइड पाइवेट टेबल वी हैव समथिंग नोन एज स्लाइसर्स। क्या होता है स्लाइसर्स? स्लाइसर्स आर नथिंग बट इंटरैक्टिव फिल्टर्स। स्लाइसर्स क्या होते हैं? स्लाइसर्स आर नथिंग बट इंटरैक्टिव फिल्टर्स। फिल्टर्स ही होते हैं, सेम काम होता है जो फिल्टर्स का होता है, बट दे आर मोर इंटरैक्टिव इन नेचर, मोर ब्यूटीफुल होते हैं। इन क्या बोला? ठीक है, तो आपको इंटरव्यू व्हाट स्लाइसर्स आर नथिंग बट इंटरैक्टिव फीचर्स। ठीक है, कैसे क्रिएट करोगे? यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर लिया, प्राइवेट टेबल एनालाइज में गए, यहाँ पे आपके पास इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चीज आप टेबल के अंदर भी बना सकते हो, जो आपके पास नॉर्मल टेबल है ना उसके अंदर भी ये सेम चीज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इंसर्ट स्लाइसर, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर जो जो कॉलम्स पे आपको स्लाइसर क्रिएट करने हैं, जैसे इंडस्ट्री, स्टूडियो और रिलीज ईयर, इस पे क्लिक करा, ओके कर दिया, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएंगे डेटा। यहाँ पे इसको फिर प्रॉपर्ली अरेंज कर दो विद रिस्पेक्ट टू योर डेटा। इस स्लाइसर्स को भी आप कलर वगैरह से बहुत चीजों से चेंज कर सकते हो, मैं राइट नाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक काइंड ऑफ दिखा रहा हूँ कैसे होता है चीजें। ठीक है, इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड 3 स्लाइसर्स। नाउ देखो, मुझे 2014 की मूवीज देखनी है, ये स्क्रॉल बार मेरा 2014 पे क्लिक करा, 2014 की मूवीज आ गई। हॉलीवुड देखनी है, हॉलीवुड आ गई। ठीक है, रिमूव करना है फिल्टर, क्लिक कर लिया, क्लिक कर लिया। कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यूज करना सिंपल है ना। जहां जिस चीज के बारे में डेटा देखना, टॉलीवुड पे क्लिक किया, टॉलीवुड की मूवीज आ गई, कैंसिल किया, इस पे कैंसिल हो गया। फिल्टर ही है ना, कुछ और तो नहीं है, फिल्टर ही है, बट दे आर मोर इंटरैक्टिव इन नेचर। और डैशबोर्ड पे जब आप इस पे यूज करते हो तो अच्छा लगता है, इट इज इजी टू यूज, है ना। करके देख लो। हो गया, सबका हो गया स्लाइसर्स। जिसके में प्राइवेट टेबल एनालाइज करके ऑप्शन नहीं होगा, एनालाइज करके ऑप्शन होगा, अगर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा तो इंसर्ट टैब के अंदर भी आपको स्लाइसर का ऑप्शन शायद से दिख जाएगा। देखो यहाँ पे भी है, इंसर्ट टैब के अंदर भी आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा, दैट आल्सो यू कैन यूज सेम थिंग। ये स्लाइसर आप टेबल के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल टेबल्स के ऊपर, प्राइवेट टेबल के भी ऊपर क्रिएट कर सकते हो, और चार्ट के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने कोई चार्ट प्रिपेयर करा है ना तो उसके ऊपर भी आप स्लाइसर बना सकते हो।
हो गया, ये ध्यान से कर लो। जब आप पावर बीआई करोगे ना, तो पावर बीआई में हमारे पास एक विजुअल होता है, एक विजुअलाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स विजुअल। वो मैट्रिक्स विजुअल कुछ नहीं होती, आपकी पाइवेट टेबल होती है। जो पाइवेट टेबल है ना, वही वहां पे उसको बोल देते हैं मैट्रिक्स विजुअल। हो गया? क्या हुआ तुम दोनों को, क्या कहाँ अटक गए? मिल ही नहीं रहा स्लाइसर ऑप्शन। प्राइवेट टेबल पे क्लिक करके फिर क्लिक करो भैया। तो मैं ना कल से नेक्स्ट क्लास से मेरे बगल में बैठा करो। हो गया? दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, इतनी मेहनत मत करो। मैं हूं तो फिर मुझे दिखा दो ना। क्या नहीं हो रहा? मतलब हो नहीं रहा, वही स्लाइस तो सबसे पहले तो यहाँ टेबल पे क्लिक करो। ठीक है, फिर आपका कहाँ गया, ये रहा स्लाइसर का ऑप्शन है ना इंसर्ट में, क्लिक कर लो। आ तो रहा है यार, क्या पता नहीं कहाँ क्लिक कर रहे हो। अब तुम जब तुम प्राइवेट टेबल पे क्लिक ही नहीं करोगे तो स्लाइसर कैसे ओपन होगा यार? सर मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया था। अरे भैया हाँ, तुमने यहाँ पे क्लिक कर रखा था इस सेल पे। मैंने पूरा भी सिलेक्ट किया था। पूरा करना ही नहीं है, पूरा करना ही नहीं है। प्राइवेट टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर लो एक जगह पे, ठीक है ना। एक चीज देखो, जो आपकी प्राइवेट टेबल आपने क्रिएट करी होगी, बहुत बार क्या होता है ना, हमसे गलती से एक चीज हो जाती है। हम प्राइवेट टेबल जो हमने बनाई थी यहाँ पे, हम उस पर क्रॉस कर देते हैं। कर दो क्रॉस, क्रॉस हो गया। अब इसको वापस कैसे लेके आएंगे? जैसे आपने यहाँ पे डिलीट कर दी थी, जो यहाँ पे आ रहा होगा ना, एक बॉक्स आ रहा होगा, उसको आपने क्रॉस पे क्लिक करके हटा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, नॉर्मली ऑटोमेटिकली आ जाता है, पर अब नहीं आ रहा। कैसे लाओगे वापस? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्राइवेट टेबल एनालाइज का ऑप्शन है, इस पे जाना है, और यहाँ पे फील्ड लिस्ट का ऑप्शन है। इफ यू क्लिक ऑन दिस आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे आपकी प्राइवेट टेबल है, इसमें देखो ये आपका डेटा है मेन वाला, 3 इडियट से लेके ये है ना। अब यहाँ पे बॉलीवुड का क्या दिख रहा है? टोटल दिख रहा है। ये हॉलीवुड का क्या टोटल दिख रहा है? दिस इज योर सब टोटल। ऐसे अगर आप एंड में आओगे तो ये क्या है आपका ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब सबका टोटल, और सब टोटल क्या होता है? जो कैटेगरीज है अंदर उनका टोटल। तो बहुत बार हमें ये डेटा में नहीं दिखाना होता, तो फॉर दैट आप क्या कर सकते हो, एनालाइज में जाके यहाँ पे आपके पास, सॉरी डिजाइन में जाके आपके पास सब टोटल और ग्रैंड टोटल का ऑप्शन है। अगर सब ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना तो इस पे क्लिक कर दिया, सब टोटल नहीं दिखाना तो इस तरीके से, वट एवर यू वांट, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें एक चीज रह गई है, फाइनली आपका ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। बाकी देखो डिजाइन के अंदर आपके पास एक दो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको लेजेस कुछ सम अदर डिजाइन आपको प्राइवेट टेबल का सिलेक्ट करना हो तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंड हम नॉर्मली यूज नहीं करते इनको, हमारे पास ज्यादा हम बैंडेड रोज को यूज कर लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है। बैंडेड कॉलम या तो बैंडेड रो, एक ही करना, दोनों मत कर देना, ठीक है ना। तो बैंडेड रोज, ठीक है। बैंडेड रो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट आपका एक करके आ जाएगा, ठीक है। दिस लुक्स बेटर। और बाकी यहाँ पे आपका कोई काम की चीज नहीं है। प्राइवेट टेबल एनालाइज में आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं। प्राइवेट चार्ट कर रखा है आपने। मूव प्राइवेट टेबल, अगर आपको यहाँ से प्राइवेट टेबल यहाँ पे शिफ्ट करनी हो तो आप मूव वगैरह कर सकते हो, सेलेक्ट, मूव, क्लियर, वो सब चीजें, ठीक है। अगर आपका डेटा लाइव डेटा से कनेक्टेड है, कि आपका डेटा चेंज होता रहता है, अगर आपका डेटा चेंज होता रहता है हर महीने, हर 4 दिन में, तो आप क्या कर सकते हो, ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप इस रिफ्रेश पे क्लिक कर लोगे, आपका डेटा जो है यहाँ पे प्राइवेट टेबल में रिफ्रेश हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट ए बटन हेयर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे। तो आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर सकते हो, और जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। आपको यहाँ पे एनालाइज में जाके ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार याद भी नहीं रहता ना कि रिफ्रेश करना है, बट अगर आपके पास यहाँ पे एक बटन रहेगा तो आपको याद रहेगा, जैसे प्राइवेट टेबल खोली मुझे रिफ्रेश पे क्लिक करना है, सो दैट आपका करंट डैशबोर्ड आपको शो हो। क्लियर है? इंडस्ट्री में क्योंकि आपका डेटा जो है अपडेट होता रहता है, आप लाइव डेटा पे वर्क करते हो, दैट इज व्हाई। बाकी तो यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं, आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, ठीक है। बाकी ये प्राइवेट टेबल में आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप नॉर्मली कभी भी इस तरीके की प्राइवेट टेबल नहीं सबमिट करोगे, ठीक है ना।
अब जैसे मुझे यहाँ पे आई नीड टू फाइंड आउट कि जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब अगर मैं अपने मैनेजर को ये डैशबोर्ड दूं तो उसको देखना पड़ेगा डेटा, तब उसको समझ में आएगी, है ना। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज हम इस तरीके से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, करा, ठीक है, होम में गए, वी हैव कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे डेटा बार्स का ऑप्शन है, डेटा बार्स और कलर स्केल्स को हम यूज करते हैं मोस्टली रिपोर्ट्स में, हम इन दोनों को यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो डेटा बार्स पे क्लिक करके इस तरीके से हमने डेटा बार्स ऐड कर दिया। यू कैन चूज वट एवर कलर जो आपको सही लगे। ऐसे ही मैंने टोटल बजट के लिए ऐसे डेटा सेलेक्ट करा और होम में जाके मैंने यूज कर दिया। इस टाइम पे मैंने कलर स्किल्स यूज कर दी लाइक दिस, ठीक है ना। आप डिफरेंट कलर स्किल्स यू कैन यूज, ठीक है। तो अगर वैल्यू आपकी ज्यादा है तो ग्रीन कलर में शो होगा, अगर आपकी वैल्यू बहुत कम है तो वो रेडिश कलर में शो होगा। दिस इज द कलर स्केल। अगर ग्रीन टोन में है तो वो अच्छा ज्यादा वैल्यू है, अगर येलोइश टोन में है तो न्यूट्रल कलर है, न्यूट्रल वैल्यू है, बीच की वैल्यू है कोई, अगर रेडिश टोन में है मतलब बहुत कम वैल्यू है। इस तरीके से आप डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू थोड़ी सी अच्छी रिपोर्ट दिखा सकते हो। यहाँ पे अगर मेरा मैनेजर इस रिपोर्ट को देखेगा तो ही कैन डायरेक्टली से कि केजीएफ चैप्टर 2 में मेरा बहुत अच्छा रेवेन्यू आया है, सबसे ज्यादा आया ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम देखना हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ये शोले जिसका मुझे दिख ही नहीं रहा, ब्लैंक आ रहा है, डेटा में कुछ इश्यू होगा, ठीक है। अदरवाइज कौन सा है, ये कौन सी मूवी है, पथेर पंचली, देखी है मैंने नहीं देखी, पथेर पंचली, लेट से सम कुछ है, तेलुगु वेलुगु कहीं की मूवी होगी, ठीक है। तो इसका कुछ है 0.1K, ठीक है ना। तो इस तरीके से यू कैन शो, आप डायरेक्टली देख सकते हो ना। अगर आपको नंबर्स देखने पड़े तो मुश्किल होता है, बट विद द हेल्प ऑफ डेटा बार्स और कलर स्केल्स आप डायरेक्टली देख सकते हो कि अच्छा यहाँ कुछ इशू है ना। तो हम रिपोर्ट्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बहुत यूज करते हैं। इस तरीके से आपका डेटा क्लियर है सबको। ये आपके प्राइवेट टेबल है, इतना ही है प्राइवेट टेबल में, से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछो। इसके बाद हम, अभी तो टाइम है, मैं आपको फाइल दे देता हूँ और थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिक एचआर में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम उसको देख लेंगे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। इतना क्लियर है प्राइवेट टेबल सबको, कोई डाउट इसमें? सिंपल है, कुछ खास नहीं है यार, देखो सिंपल है, ठीक है। एनी डाउट्स किसी को भी, ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइवेट टेबल? क्लियर है सर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी चेक दिस, मैंने इसमें कुछ एडिट वगैरह तो नहीं कर दिया। ठीक है, और मैं आपको सैलरी स्लिप वाली फाइल भी दे देता हूँ, इसके अंदर तो मैंने कुछ चेंज नहीं कर दिया, लेट कुछ ओके। ये फाइल्स को डाउनलोड करने का, लेट मी टेस्ट दी फाइल्स। सो तो सैलरी स्लिप का, सैलरी स्लिप जो फाइल है वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आप चाहो तो उसके ऊपर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, कि सैलरी स्लिप बनती कैसे है। उसके अंदर बहुत कैलकुलेशन लेकिन होती है, हाँ, एक टीडीएस करके चीज होती है, उसमें आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक, हाँ टीडीएस होता है, कटता है। टीडीएस कंपनी से कट जाता है। हाँ तो कौन काटेगा, गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट कटता है पर काटेगी तो कंपनी ना, सैलरी से तो कटता ही है ना। तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बट जब आप उसको एक्सेल में लिखोगे उस कैलकुलेशन को तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो, ठीक है। एम्प्लॉयज डेटा सेट,
तो मैंने आपको 2 फाइल अटैच करी हैं, वन इज एम्प्लॉयज डेटा सेट एंड वन अनदर इज सैलरी का कुछ, ठीक है। इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लो। हो गया, डाउनलोड हो गया सबका? कौन सा print है? सही आप कुछ ओपन मत करो, आप मेरी फाइल देख लो, बस मेरी स्क्रीन पे देख लो, ठीक है। मैं बेसिकली आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होती क्या है, सैलरी के अंदर चीजें कटती कैसे हैं, क्या है वो सब चीजें। ओके तो जब भी आप अपनी कोई भी सैलरी स्लिप देखोगे किसी की भी जो आती है वो इस तरीके की कुछ आती है। मैं एक आउटलाइन है काइंड ऑफ, एम्प्लॉय की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग्स होगी, यहाँ पे आपके डिडक्शंस होंगे कि आपको अलाउंसेस कितने मिले हैं कंपनी की तरफ से और आपके डिडक्शंस कितने हैं, और फाइनली इन दोनों का जो सबसेक्शन होता है वो आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है ना। उस तरीके से नाउ जो आपकी जब भी किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, आपका टेक्निकल राउंड होगा। यस हेलो सर, इसमें वर्किंग डेज काउंट नहीं डाला हुआ आपने शायद से, या अभी बेसिक आप डिसाइड है कि ये दिखा रहे हो? ये बेसिक मैंने एक रखा है आपको, वर्किंग डेज का भी है वो, यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपका है, कहीं पे कहाँ है वो, सैलरी स्लिप में काउंट नहीं दिखाएंगे हम? और यहाँ पे होगा ना, देखो है तो अटेंडेंस। आप सैलरी स्लिप का फॉर्मेट दिखाना सर एक बार। ये वाला इसमें नहीं है, हाँ इसकी इसमें मैंने वो अटैच नहीं कर रखा है। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस कि किस तरीके से क्या क्या बनेगा, ठीक है। ठीक इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो फर्स्ट थिंग इज आफ्टर क्लियरिंग योर टेक्निकल राउंड, जो आपका नेक्स्ट राउंड होगा एचआर राउंड। एचआर राउंड देखो एक बकवास होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें 2 ही चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, जो कि कभी होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो एचआर राउंड का जो मेन मोटिव होता है दैट इज नेगोशिएशन, सैलरी नेगोशिएशन, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका जो टर्म्स जो होते हैं वो आपका सीटीसीज में कैलकुलेट किया जाता है, आपका जो भी नेगोशिएशन होती है, ठीक है ना। जैसे कंपनी बोली कंपनी के पास बजट है 4 to 6 LPA, अब आपने बोल दिया कि मुझे तो 4 ही चाहिए, ठीक है, तो 4 पे एग्री हो जाएंगे, अदरवाइज दे हैड द बजट। आप अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो दे माइट गिव यू 6 LPA, बट अगर आपने 4 ही बोला तो उतना ही मिलेगा। तो लेट जस्ट से आपने 6 LPA बोला और हमारा डिसाइड हुआ है कि दैट विल पे यू 6 LPA, ठीक है। तो 6 लाख पर एनम, मतलब साल के आपको 6 लाख मिलेंगे। बट बहुत बार क्या होता है ना कि कंपनी आपके साथ खेल जाती है, वो आपको 6 लाख पर एनम बोलते तो हैं, अब आप क्या बोलोगे, आपको क्या लगेगा 6 लाख पर एनम से मतलब आपका मंथली कितना मिलना चाहिए आपको, 50,000, 50 into 12 6 लाख होता है ना। आप क्या सोचोगे, आप खुश होके जाओगे कि आपको 50,000 पर मंथ मिलेंगे सैलरी, बट जब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी तो आपको मिलते हैं 43,000 कुछ। आप बोलोगे 7,000 कहाँ उड़ गए भैया ये कौन ले गया। तो दिस हैपेंस, ठीक है, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं कंपनी के, ठीक है। हर कंपनी का थोड़ा अलग अलग रहता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने का तरीका है वो हर कंपनी का अलग रहता है, किसी का कुछ परसेंट होता है, किसी का कुछ परसेंट होता है, वो हर कंपनी अपना अपना डिसाइड करती है, ठीक है। अभी ये जो दिस ईयर इन द 2026 गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स करे हैं, अनाउंस करे हैं कि आपको इतना परसेंट करना ही करना है, इतना परसेंट बेसिक सैलरी होना ही चाहिए। अदरवाइज क्या होता था ना, कंपनीज में पीएफ को लेके बहुत इश्यूज थे। हर जगह जहां तक मैंने आज तक वर्क करा है, मैंने हमेशा अपनी सैलरी से ही पीएफ कटाया है, कभी भी मुझे एम्प्लॉयर ने नहीं दिया। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी सैलरी होती है उसका जो 12% होता है बेसिक सैलरी का, वो एम्प्लॉयर की तरफ से भी कटता है और हमारी तरफ से भी कटता है। बट मेरे केस में मैंने जिस भी कंपनी में काम करा है मेरी तरफ से ही कटा है, एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं कटा। 90% कंपनीज में, इंडस्ट्री में, इंडिया में यही हो रहा है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कोई नहीं काटता, सब आपकी सैलरी से काट के दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका 6 LPA डिसाइड हुआ, ठीक है, तो दिस इज योर सीटीसी,
कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है। नाउ इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका बेसिक सैलरी, ये आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। बेसिक सैलरी हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया है 70% ऑफ योर सीटीसी। जो भी आपका सीटीसी हो उसका 70% क्या होगा, आपका बेसिक सैलरी, ठीक है। तो 6 lakhs इंटू 70% करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। बेसिक सैलरी मतलब इसमें से डिडक्ट होके इसमें सब डिडक्शंस वगैरह होंगे, इसमें अलाउंसेस ऐड होंगे, वो सब चीजें हैं, ठीक है। काट के जो बचा है। नहीं अभी तो कटाई नहीं है, अभी तो डिडक्शंस हुए नहीं है आपके, अभी डिडक्शंस होंगे। दिस इज द बेसिक सैलरी जिसके ऊपर आपको अलाउंसेस ऐड ऑन होते हैं, डिडक्शंस करते हैं, ये हर कंपनी कैलकुलेट करती है। 70% मैंने क्राइटेरिया रखा है, कहीं पे 30% होता है, कहीं पे 40% होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इट विल चेंज, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ पे ये फिक्स कर दिया है, बट कंपनियां देखो नहीं करती। टू बी फ्रैंक, गवर्नमेंट कितने भी रूल्स बना दे, अनटिल अनलेस कोई एम्प्लॉई जाके एम्प्लॉयर से लड़ाई ना करे, वो अपना उसी रूल पे करते हैं। जैसे मेरी लड़ाई हो रखी है पहले कुछ कंपनियों में कुछ चीजों को लेके, ठीक है, पीएफ को लेकर, काफी चीजों को लेके मैंने तो नोटिस भेज रखे हैं डायरेक्ट लेबर कोर्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे 70% इज योर बेसिक पे। क्या होता है आपका सीटीसी का 70%, दिस इज योर बेसिक पे। ना कितनी डिसाइड हुई थी, 6 lakhs, आप कितने पहुंच गए, 4,20,000, क्लियर है। नाउ दिस इज योर अलाउंसेस, ये जो 3 है अलाउंसेस, मतलब जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एचआरए, ये होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। जैसे आप किसी न्यू सिटी में जा रहे हो जहां पे आपका घर नहीं है, आप रेंट पे घर रह रहे हो, तो बहुत सारी कंपनीज आपको हाउस रेंट का अलाउंस देती हैं, ठीक है ना। तो लेट्स जस्ट से दिस इज द 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, हर कंपनी का अलग अलग होता है, देखो ये, ठीक है। दिस इज 20 पर होगा बेसिक सैलरी का ही, ये सीटीसी का नहीं होगा। दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक सैलरी, ठीक है। तो दिस इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, कितना आ गया 84,000, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे एक्सेल के अंदर इक्वल्स टू, ये क्या है आपकी बेसिक सैलरी इनटू जो आपका 20% है, 20% आप इस तरीके से लिख सकते हो 20 और यहाँ पे परसेंट आपका आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता है एक्सेल, ठीक है। तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। देन यू हैव डीए, डीए होता है आपका डियरनेस अलाउंसेस। ये क्या होता है डियरनेस अलाउंस, होता होगा ना, आपने कभी कभी देखा होगा अपने डैड की सैलरीज में देखा होगा डीए भी होता है कुछ, महंगाई, हाँ सही बोल रहे हो, क्या बोलते हैं महंगाई भत्ता, सही है। बेसिकली टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन, हर साल आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है ना, टू एडजस्ट दैट इन्फ्लेशन, महंगाई को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ डीए दिया जाता है, ओके। तो ये भी कंपनी एडजस्ट करती है। तो राइट नाउ ये हमने लिया है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगा उसका 10% इज द डियरनेस अलाउंसेस, वो आपका आ जाएगा 42,000, ठीक है। लाइकवाइज हमने ट्रैवल अलाउंस दिया है। हो सकता है कि जैसे अगर आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में भी देखो वी हैव 2 काइंड ऑफ मार्केटिंग, वन इज डिजिटल मार्केटिंग, पता है ना, डिजिटल मार्केटिंग जहां पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो। सेकंड होता है आपका ऑफलाइन मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं शायद आउटबाउंड, मुझे याद नहीं, शायद आउटबाउंड या इनबाउंड करके कुछ होता है मार्केटिंग। तो आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, आपको जाके मार्केटिंग करनी होती है ना, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट स्कूल्स में, या फिर डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म पे जाके एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, आपका खुद का तो बाइक या कार आप यूज कर रहे हो ना, तो पेट्रोल का पैसा कौन देगा, कंपनी देगी। तो वहां पे आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है। या फिर बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं क्रोमा कैंपस के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे अब क्रोमा कैंपस का किसी कंपनी के साथ टाई अप हुआ, जैसे मैंने एलपी पता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मैंने वहां पे 1 महीने का दिया था लेक्चर, क्रोमा कैंपस के थ्रू नहीं, कहीं और किसी और के थ्रू। तो वहां पे उन्होंने मुझे प्रॉपर जो लाइक ये रहता है अपना हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह, और जो भी ट्रैवल अलाउंस जो भी कुछ रहता है सब कुछ उन्होंने दिया था। तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। कहीं अगर कंपनी आपको भेजती है कहीं दूर तो आपको होटल का सबका पैसा मिलता है, तो ये आप समझ लो ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो 8% ऑफ बेसिक सैलरी, इस तरीके का आपको ये मिला, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेट होती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी प्लस योर अलाउंसेस, जितने आपको मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ, दिस विल बी योर ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ये चीज समझ लेना, कंपनी में जाके दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे ना, इंटरव्यू दोगे, सेलेक्ट होगे, तो
तो फर्स्ट डे पे आपको आपका ये जो होता है अपॉइंटमेंट लेटर, उस पर साइन करना रहता है। तो वहां पे इस तरीके का आपको एक चार्ट दिखेगा, किसी भी कंपनी में चले जाओ, इस तरीके का आपको एक शीट दिखेगी जहां पे आपको दिखाई देगा कि आपकी सीटीसी कितना था, बेसिक सैलरी कितनी थी, कितने कट रहे हैं, कितने डिडक्शन थे, कितने अलाउंसेस है, कितने मिल रहे हैं। तो पता नहीं क्यों पर मैंने जिस भी कंपनी में काम करा, एचआर इस तरीके का वो टेबल क्रिएट करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया यहाँ पे, आप समझ में नहीं पाओगे। और एचआर से भी आप पूछोगे ना किसी भी कंपनी के कि मुझे ये बता भाई कि ये कैसे कट रहा है, तो वो आपको नहीं बताने वाली, वो आपको सब बोलेगी घुमाते ठीक, रहते हैं बस, वो आपको घुमाएगी हर शाम एचआर तक, घुमाता रहता है। हर एचआर घुमाएगा शाम के 6 बजे तक आपको घुमाएगा, फिर वो चले जाएगा, फिर आप या तो साइन करो या अगले दिन आओ, आपके साथ जब तक आप साइन नहीं कर देते ना आपको घुमाएंगे। तो ठीक है, तो मेनली क्या होता है जब आप एक्सपीरियंस होते हो तब आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको भाव भी मिलता है। जब आप फ्रेशर हो ना तो आपको घुमाया जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कैसे आप साइन कर दो, ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं उस अपॉइंटमेंट लेटर में। बहुत जगह तो ये लिखा रहता है कि आपका 2 साल का बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इस तरीके से बहुत कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है ना, देखो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर एचआर आपसे डायरेक्टली बोले, जब फोन कॉल होता है ना, जहाँ पे फोन कॉल में एचआर आपको कॉल करती है, बोलती है हमारे पास ओपनिंग है, आप यहाँ आ जाओ, तो अगर वो आपको डायरेक्ट बोलेगी कि मेरी कंपनी में ये होता है, तो आप नहीं आओगे, सिंपल सी बात है ना। तो पहले आपको इंटरव्यू करवाते हैं, आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप साइन वाइन कर देते हो ना, तब आपसे बोला जाता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। दिस हैपेंस इंडिया में, ठीक है। तो दिस इज योर ट्रैवल अलाउंसेस, ये सारे आपके अलाउंसेस हो गए। तो बेसिक सैलरी प्लस जितने भी अलाउंसेस हैं वो आपका बनता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, क्लियर है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस सारे के सारे अलाउंसेस, क्लियर है। देन यू हैव डिडक्शंस, जो कॉमन डिडक्शंस जो आपकी कंपनी में होते हैं, फर्स्ट इज योर पीएफ, ईएसआई और टीडीएस। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसके अंदर आपका पैसा हर महीने जाता रहता है। दिस विल बी 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी, जो भी आपकी बेसिक सैलरी उसका 12% कटता है। बट ऐसा इंडिया में होता नहीं है, इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरा 6 लाख सीटीसी है, मेरी बेसिक सैलरी बनी 70% का इतना, कंपनी क्या करती है ताकि उन्हें ये पीएफ, देखो अब पीएफ कितना बना, 12% बना ना, 50,000 बना, मतलब हर महीने 50,000 हर महीने का नहीं, साल का है ये साल का है, ठीक है। बट इसका महीने का भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक ज्यादा अमाउंट बनती है। कंपनी क्या करते हैं, ये अमाउंट इतनी छोटी रखती है कि आपका पीएफ बनता है महीने का 1,000 2,000, ठीक है। ये होता है कंपनी में, देखना कभी भी जाओगे तो आप बेसिक पे वो इतना कम रखती है कि आपका जो ये जो बनता है ना पीएफ, वही आपका आई थिंक अराउंड बनता है आपका 1,800 रुपए, चाहे आपके पैकेज कितना भी हो, वो आपका बेसिक सैलरी इतना कम रखती है कि आपका जो बनेगा वो 1,800 रुपए बनेगा। जितने भी लोग यहाँ पे कमा रहे होंगे, जो भी ऑनलाइन है देख रहा, उनका ज्यादातर लोग का जो पीएफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1,800 रुपए होगा, ठीक है, 1,800 रुपए रहता है, ठीक है। 1,800 रुपए आप दोगे, 1,800 रुपए कंपनी देगी आपको, ठीक है। बट नॉर्मली कटता वो आपकी सैलरी से ही, 1,800 3600 रुपए जो कट रहा है ना, वो आपकी सैलरी से ही कटता है। कंपनी दिखाती इस तरीके से कि वो दे रहे हैं, पर कटता आपकी सैलरी से, ठीक है। सो दिस इज पीएफ, 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी रहेगी उसका 12%। देन इज योर ईएसआई। ईएसआई भी आपका गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है, जो आपका काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस है या फिर पेंशन स्कीम है, आई एम कंफ्यूज, ठीक है। जो आपका जैसे पीएफ है, पीएफ क्या होता है, आफ्टर 60 ईयर्स आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है, आप बीच में भी आप इसको निकाल सकते हो। ईएसआई जो रहता है वो ये होता है कि आपको आफ्टर 60 ईयर्स आपको पेंशन मिलती रहती है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, आइदर तो ये इंश्योरेंस है या फिर ये पेंशन स्कीम है। सर ईएसआई इज सर ये इंश्योरेंस है। हाँ, ये इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये वो चीज है, एक पेंशन स्कीम भी रहती है, वो पीएफ के साथ कटती है, मैं उसका नाम मुझे याद, वो अलग होती है, ठीक है। देन यू हैव टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, टैक्स, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। ये क्या रहता है, ये डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी का स्लैब, जो भी आपका सैलरी का स्लैब रहेगा ना, जैसे आपकी सैलरी 5 लाख से कम है या 5 to 10 के बीच में, उस हिसाब से आपका कटता है। तो जो अभी करंटली तो मुझे पता नहीं, जब मैंने ये सैलरी स्लिप बनाई थी तब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता था, लाइक पिछले साल 2 साल पहले ये स्ट्रक्चर फॉलो होता था। अगर आपकी सैलरी 0 से 2.5 लाख के बीच में है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, आपकी सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, आपकी उतनी की उतनी अमाउंट मिल जाएगी आपको, ठीक है।
अगर आपकी सैलरी पर इसका डिडक्शन करने का तरीका बहुत अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपकी सैलरी 2.5 से 5 लाख है तो आपका कितना कटेगा? 5%। वैसे 5 से 10 है तो 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। अब आप नॉर्मली अगर मैं आपको किसी को बोलूं कि लेट जैसे आपकी सैलरी है, हमारे क्या है 6 लाख है, इतनी है ना, इतनी है, ये है 6 लाख इतना ही है ना, 6 लाख ही है। अब नॉर्मली मैं किसी से पूछूं यहाँ पे तो आप लोग क्या बोलोगे कि 6 लाख कहाँ आ रही है? 5 और 10 के बीच में, तो कितना करना चाहिए? 20%। मतलब कितना करना चाहिए? इक्वल्स टू दिस इंटू 20%। कितना हो गया ये? 1,20,000। मतलब 6 लाख में से 1,20,000 आपका कटना चाहिए। कितने बचे? 480 बचे, मतलब 480 आपको मिलना चाहिए। बट इस तरीके से टीडीएस की कैलकुलेशन नहीं होती। टीडीएस की कैलकुलेशन पता कैसे होती है? ये जो आपके 6 लाख है, इनमें से 0 से 2.5 लाख तक कितने हैं? 6 लाख में से 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं कटेगा। 6 लाख में से 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं कटेगा। अब कितने बचे? 3.5 बचा। कितने बचे? 2.5 कट गए तो 3.5 बचा। अब ये जो 3.5 लाख है ये 2.5 से 5 के बीच में आ रहा है। अब इसके ऊपर 5% लगेगा, समझा? मतलब 2.5 लाख पे तो आपका कोई नहीं कटा टैक्स। जो बाकी आपके बचे, बाकी कितने बचे? देखो आपकी जो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 6 लाख को, तो जो पहला अमाउंट है वो क्या है आपकी 2.5 लाख, इस पे तो कोई टैक्स नहीं कटा, 0 टैक्स। बचा कितना? यही बचा। इस पे कितना कटेगा? किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है ना, इस पे कटेगा 5%। तो दिस इंटू 5%, कितना बना? 17,500। मतलब आपकी टोटल सैलरी से कितना कटेगा? 17,500। दिस इज हाउ टीडीएस इज कैलकुलेटेड। समझ में आया? नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टोटल सैलरी से इतना परसेंट कर दिया, हो गया टीडीएस। ऐसे नहीं होता। अब जैसे अगर मान लो आपकी सैलरी इतनी है, कितनी है ये? 11,50,000। तो 11,50,000 में से पहला जो 2.5 लाख है उस पर कुछ नहीं कटेगा, ठीक है? टैक्स पेएबल 0। जो बचा, कितना बचा? 5 लाख है। अब ये जो 2.5 से 5 लाख की जो लिमिट है, इसमें कितना अमाउंट है? 2.5 लाख है ना। देखो 2.5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं कटा। उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक की जो अमाउंट है उसमें कितना कटेगा? 5%। जो वैल्यू आएगी वो बनी आपकी इतनी। 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख का 5% कितना होता है? इतना। अब आपका कितना हो चुका है? 2.5 लाख ऊपर गया, 2.5 लाख यहाँ गया, 5 लाख तक का हो चुका है। अब कितने बचे? 6,50,000 अभी भी बचे, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लैब 5 से 10, तो इसके अंदर कितने आ गए? 5 लाख आ गए। इसके अंदर 5 लाख आ गए। 5 लाख के ऊपर आपका 20% कटेगा। कितनी वैल्यू बनेगी? इतनी वैल्यू। अब कितना बचा है? क्यों नहीं बचा? अब कितना बचा? हाँ, मतलब उस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका वैल्यू कहां पे खत्म हो जा रही है, ठीक है ना। ये चीज आपको देखना है। तो इस तरीके से आपका टीडीएस कैलकुलेट होता है। इसका जो फंक्शन होता है ना, जब आप इसका एक्सेल में सॉल्व करोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन लगा के चेक करनी है कि वेदर वो इसके अंदर है नहीं है। ये आपके लिए प्रोजेक्ट समझ लो। अगर आपका एक्स लुकअप वगैरह इफ एल्स हो गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपके पास क्या है, बाकी मैं पहले आपको सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज योर टीडीएस। आपका टैक्स डिडक्ट होगा इस तरीके से। यहाँ पे आप अपने टोटल डिडक्शन फाइंड कर लोगे कितने हैं। उसके बाद यू विल बी कैलकुलेटिंग द नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होता है आपका? ग्रॉस माइनस डिडक्शंस। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दोगे, दिस विल बी योर नेट सैलरी, ठीक है ना। इतने मिलेंगे आपको। सीटीसी इतना था, मिलेंगे इतने, ठीक है ना। बेसिक सैलरी के ऊपर आप अलाउंसेस ऐड कर दोगे तो आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। ग्रॉस सैलरी में से रिडक्शंस माइनस कर दोगे तो आपका नेट सैलरी बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपका यहाँ पे ये दो चीजें हैं जो एम्प्लॉयर की तरफ से कटेगा, एक पीएफ और एक ईएसआई, ठीक है। ईएसआई इंश्योरेंस है ना, कंपनी करा रही है आपका, ठीक है। तो जैसे 3.25 ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और जो पीएफ है वो आपका बेसिक सैलरी का कटता है, ठीक है। तो दिस इज 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो इतना कुछ अमाउंट आएगा, ये एम्प्लॉयर की तरफ से खर्च हो रहा है। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में हमें ये फाइंड करना है
कि एम्प्लॉयर की तरफ से कितना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट टू द कंपनी कितना पड़ रहा है, जो हमारा आगे का प्रोजेक्ट है। उसमें हमारे पास इस तरीके का एम्प्लॉयज का डेटा होगा, उसमें आपका पीएफ है, डीए है, एचआरए है, ठीक है, ईएसआई वगैरह ये सब है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट टू द कंपनी कितना पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मंथ, विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा मेरे लिए बजट फ्रेंडली नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं एज ए कंपनी में, किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कौन सा जॉब रोल है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है ना। ओवर टाइम में हम कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यू हैव टू डू सर्टेन काइंड ऑफ एनालिसिस। तो वहां पे आपको डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करनी है, डिफरेंट चार्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। बाकी ये आप जो भी एचआरस हैं वो इसको काइंड ऑफ यू कैन टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपकी सैलरी शीट है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो मैंने यहाँ पे एक्सेल वगैरह यूज करा है, क्या बिटवीन, ये मैंने रैंडमली कुछ नंबर्स क्रिएट करे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सैलरी शीट। यहाँ पे लेट मी सी, यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन अप्लाई करा है क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने कर रखा है। एम्प्लॉय डिटेल्स मेरे पास होगा, यहाँ पे नहीं करा ना, ठीक है। सो ये हमारा डेटा है, ये क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स है विद रिस्पेक्ट टू एनुअल बेसिस पे हमारा, मैंने बता रखा है यहाँ पे। ये एम्प्लॉय आईडी है और दिस इज द डेसिग्नेशन, ये उसका जो भी स्टार्ट टाइम और एंड टाइम होता होगा वो है। दिस इज द सीटीसी, बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए, डीए, ट्रैवल, ये एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करा है, ठीक है। देन ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई और टीडीएस। अब ना इसको लेके आपको मंथली बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है। दिस इज एनुअल बेसिस, ठीक है। मंथली बेसिस के लिए यहाँ पे हमने कुछ ऐसा कर रखा है कि नाउ यहाँ पे अगर मैं मंथ पे क्लिक करूंगा ना, डिफरेंट मंथ पे, तो आपका मंथ के हिसाब से डेटा चेंज होगा। जैसे आपका 30 क्या है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। देखो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि यहाँ पे मंथ का नाम है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन कर रखा है, उससे आपका ये चेंज होता है और इसकी वजह से आपकी सैलरी चेंज होती है। क्योंकि अगर आपका एक दिन बढ़ रहा है तो आपका पर डे की जो सैलरी है वो कैलकुलेट होती है ना। तो अगर आपके एक महीने में दिन 31 है तो ये जो है ये चेंज होगा, इस और ये चेंज होगा तो आपका ये सारा का सारा चेंज होगा, क्योंकि एवरीथिंग जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट करते हो, है ना। तो ये सारा का सारा आपका चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ईच वन। तो दिस इज व्हाई हमने ये क्रिएट कर रखा है। ऐसे ही जब आप सैलरी स्लिप क्रिएट करते हो ना, तो नॉर्मली तो आजकल जो कंपनीज है वहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एचआरएमएस सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हर एम्प्लॉय उस सॉफ्टवेयर को यूज करता है, वहां से आप डायरेक्टली सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लेते हो। बट पहले के टाइम पे वो सॉफ्टवेयर नहीं होता था, ठीक है। तो जो एचआरस होते थे ना, स्पेशली मिड स्किल कंपनी में, स्मॉल स्किल कंपनी में, इवन आज भी अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी में जाओगे ना, छोटी कंपनी में, वहां पे एचआर को बनाना पड़ता है सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो वहां पे एक्सेल में ये बनाते बैठना, उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो वहां पे अब मैंने इस शीट को लिंक कर रखा है इस वाली शीट से। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चेंज करा, सी मेरी वैल्यूज चेंज हो गई, तो मैं डायरेक्टली मैं बस यहाँ पे एम्प्लॉय कोड चेंज करना है, मेरे यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसको मुझे प्रिंट कर देना है, ओके, बन गई सैलरी स्लिप। आपको एक बार मेहनत करनी होती है, एक बार आपको एक्सेल की प्रॉपर्टी तरीके से शीट बनानी है, उसके बाद बस आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एम्प्लॉय का कोड चेंज करा, यहाँ पे मैंने मंथ का नेम चेंज करा, हो गई कैलकुलेट सैलरी। अब जिस मंथ में जितनी आपकी अटेंडेंस है बेस्ड ऑन दैट, और जितना आपने ओवर टाइम वगैरह करा है, यहाँ पे देखो मैंने ओवर टाइम वगैरह भी कर रखा है, अगर हुआ तो है क्या, देखो ओवर टाइम सैलरी भी मैंने कैलकुलेट कर रखी है। यहाँ पे हमने कुछ कर रखा है कि ओवर टाइम जो आवर्स है उसका मैंने कुछ यहाँ पे कर रखा है, कुछ तो मुझे भी अब आइडिया नहीं, मैंने बहुत पहले शीट बनाई थी। विद रिस्पेक्ट टू ईच आवर मैंने कुछ कैलकुलेट करा था कि जो भी ओवर टाइम आवर्स हैं तो 1 घंटे का कितना मिलेगा, उस हिसाब से वी हैव कैलकुलेटेड सम सैलरी, ठीक है। एक्चुअली में क्या था ना, एक कोई एचआर थी, आई डोंट नो, नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे टाटा की थी, शी वाज वर्किंग इन टाटा, तो उसको पता नहीं क्यों वहां पे वो ये सैलरी का सब कुछ काम दिया था। और जो आपके काउंसलर होते हैं वो तो बहुत अच्छा प्रॉमिस कर देते हैं कि भैया ये भी सिखाएंगे कोर्स में, ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे किसी काउंसलर ने उसका एडमिशन ले लिया और मुझे बोला सर आपको एक्सेल तो आता ही है, इसको सैलरी स्लिप दिखा दो। भाई सैलरी स्लिप
मैंने जिंदगी में नहीं बनाई सैलरी स्लिप, क्या होती है सैलरी स्लिप। उसकी वजह से मुझे एक हफ्ता रिसर्च करनी पड़ गई कि सैलरी स्लिप क्या होती है, मतलब क्या होती है ऑब्वियसली पता है, मैं मुझे मिलती है हर महीने, ठीक है, बट कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें टीडीएस कैसे कटता है, प्रॉपर मुझे एक हफ्ता लग गया था ये कैलकुलेशन करने में प्रॉपरली, तब मैंने ये सब चीजें बनाई थी वहां पर। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, ये आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, वी हैव मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। मैंने आपको ये शीट दे दिया है, इसके अंदर अगर आपको ये सब देखना हो तो यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये जो टीडीएस कैलकुलेटर है, ये काइंड ऑफ कैलकुलेटर है, अगर आपको चेक करना है ना आपकी सैलरी कितनी और आपका टीडीएस कितना कटेगा, यहाँ पे आप बेस्ट वैल्यू को चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कट के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1150 की जगह देखो 6 लाख कर दूं, कितना करा मैंने, 60 लाख करा, 6 लाख करा, 6 लाख, तो इतना कुछ कट जाएगा आपको, ठीक है, वो आपको देख लेना। ठीक है, तो सर सैलरी स्लिप में तो सब कैलकुलेट करना पड़ता है ना, क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर, फॉर्मूला लगा के। अभी देखो 6 लाख के अंदर पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं कटा, उसके बाद जो 2.5 लाख बचे वो इसके अंदर आ गए, 3.5 नहीं, 2.5 से 5 कितने हैं, 3.5 तो बचे, पर इस स्लैब के अंदर तो 2.5 लाख ही है ना, इस स्लैब में तो 2.5 लाख की अमाउंट आया ना, तो 2.5 लाख पे कितना कट गया, 5%, 12,500। अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ है, 5 लाख कट गए, कितने बचा, 1 लाख बचा है, 1 लाख कहाँ गया, यहाँ गया, इसके ऊपर फिर 1 लाख के ऊपर कितना कटेगा, 20%, कितना, तो टोटल कितना टैक्स कटा, इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ, दिस इज द डेटा वी हैव, इसके अंदर दिस इज द डेटा, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, लीव टेकन, अटेंडेंस, ओवरटाइम, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, ट्रैवल, ये सब एटलीस्ट अब आपको पता है कि ये डेटा कह क्या रहा है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछते हैं कि एचआरए सर क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर विल बी क्रिएटिंग प्राइवेट टेबल्स और इसके ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। कर दो, फिर कर दो, ये फाइल ओपन कर लो, क्या ही अगले हफ्ते का वेट करना जब टाइम है तो, है ना। आज कुछ करा थोड़ी, प्राइवेट टेबल ही तो करी है ना, ये तो मैं सिर्फ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि तुम्हारे काम की भी नहीं है, जो एचआर है उन्हें पहले से पता था, और तुम जब जॉब करोगे तब तुम्हारे काम की आएगी, है ना। जस्ट ओपन दिस फाइल, ठीक है, इस पे नाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो इस शीट 1 का नाम आप चेंज कर दो, इसका नाम कर दो आप एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। ठीक है, हो गया, सबके पास है ना फाइल, सैलरी स्लिप वाला है अभी। नहीं ये एम्प्लॉइज करके मैंने एक फाइल दी है ना आपको, ठीक है। तो देखो बिफोर क्रिएटिंग द डैशबोर्ड, मैं आपको चलो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता हूँ डैशबोर्ड्स के बारे में। Whenever you try to create a डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है, डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट्स क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। फर्स्ट थिंग इज द टाइप ऑफ डेटा दैट यू हैव, ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, जब भी आप कोई डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हो तो आपके कुछ केपीआईज क्रिएट होते हैं वहां पे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, या फिर कुछ सर्टेन काइंड ऑफ चार्ट्स हम क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा। जैसे मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, अगर स्टॉक मार्केट का डेटा है तो हम वहाँ पे कैंडल चार्ट बना सकते हैं, वाटरफॉल चार्ट बना सकते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे आप गैंट चार्ट बना सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप, आप कुछ स्पेशल काइंड ऑफ चार्ट बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेटा किस तरीके का है। लेट्स जस्ट अगर हमारा डेटा सेल्स का है तो वहां पे आप क्या क्या बना सकते हो, आप रेवेन्यू करके कुछ एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना, आप ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, रेवेन्यू तो हमने निकाल दिया, रिटर्न रेट, ठीक है,
एक आपने वो देखा होगा, ये शो आता है ना, क्या कहते हैं इसको, ये आता है ना यार, स्टार्टअप इंडिया, कौन सा आता है ये, अरे वो आता है ना, मास्टर शेफ बोल रहा हूँ, अरे ये शार्क टैंक। वहां पे आपने एक टर्म सुनी होगी, CAGR। कितना CAGR था लास्ट ईयर, ऐसा कुछ सुना होगा, ना तो सुन रही है। होती है एक टर्म। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री जहां से आप आते हो, आप ये कुछ KPIs हैं जो कैलकुलेट करते हो। ये आपको तभी पता चल जाएगा जब आपको पता हो कि आपका डेटा किस तरीके का है। डिपेंडिंग ऑन ईच इंडस्ट्री आपका ये चेंज होता है। फाइनेंस में अलग चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। ऐसे अगर आप एक उसकी बात करो, जैसे हेल्थ केयर की बात करो मैं, हाँ हेल्थ केयर की अगर बात कर दो आप, हेल्थ केयर की, तो वहां पे आपका क्या आ जाता है, किसी में अगर किसी डिसीज के बारे में बात करो तो वहां पे आपका आ जाता है मोर्टेलिटी, ठीक है। और बहुत सारे आपके लाइक डेथ रेट करके कुछ एक आ जाता है, ठीक है। SR आ जाता है, सर्वाइवल रेट आ जाता है। अगर आप आपने हेल्थ केयर किसी डेटा पे अगर वर्क करा हो तो इस तरीके के हमारे पास KPIs होते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी कितनी है, डेथ रेट कितना है, ठीक है, सर्वाइवल रेट कितना है, ठीक है। और एक और चीज होती है इसमें अंदर, छोड़ो अभी, ठीक है। ऐसे अगर आप HR डेटा सेट पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपके पास आ जाते हैं कि PF डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, ठीक है। अब वंस आपको ये पता चल गया कि आप देखो, इससे पता क्या होता है आपका, एक जब आपको ये पता है ना कि आपका डेटा टाइप किस तरीके का, और आपको इनफ एक्सपीरियंस है डैशबोर्ड बनाने का, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट हो जाती है कि अच्छा मुझे इस तरीके का डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली कैसे आप इस तरीके का अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लोगे, अच्छा ये मेरा होगा, यहाँ पे ये KPI आएगा, यहाँ पे ये KPI आएगा, यहाँ पे ये KPI, मैं इस तरीके का कुछ चार्ट बना सकता हूँ। ऑटोमेटिकली आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। जब आपको यही नहीं पता कि आपका डेटा किस तरीके का है तो आप कुछ भी सोचोगे, अरे पाई चार्ट बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेटा क्या है, अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, डेटा को ChatGPT पे डाल लो, उससे पूछो व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा दैट वी हैव, प्लीज प्रोवाइड रेस्पेक्टिव KPIs फॉर दिस डेटा। वो ऑटोमेटिकली आपको KPI दे देगा कि आपको कौन कौन से KPI शो करने हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज टू whom you are creating this dashboard। ये डैशबोर्ड जो आप बना रहे हो, ये किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए बना रहे हो, मैनेजर के लिए बना रहे हो, ठीक है, या फिर सेल्स और बिजनेस टीम के लिए बना रहे हो आप? सेल्स या फिर बिजनेस टीम के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? डिपेंडिंग ऑन दैट आपका डैशबोर्ड चेंज होगा। क्यों? लेट्स जैसे आपने इस तरीके का हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। अब हिस्टोग्राम क्या है, कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि हिस्टोग्राम क्या होता है, उसे कैसे समझ में आएगा कि ये चार्ट क्या शो कर रहा है? समझ में आया? तो जैसे मैं आपको बताता हूं, जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, एनालिसिस कर रहे हो आप, दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक होता है चार्ट्स के थ्रू। चार्ट्स के थ्रू क्यों करते हैं? सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। जब आप अपने लिए कोई डैशबोर्ड बना रहे हो या फिर अपने मैनेजर के लिए बना रहे हो, ठीक है, जब अपने लिए बना रहे हो तब तो कोई इश्यू नहीं, आप कैसा भी बना लो, ठीक है। जब आप अपने मैनेजर के लिए बना रहे हो तो मैनेजर को भी देखो एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपके डेटा की, उसको भी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको भी एटलीस्ट आपसे ज्यादा नॉलेज होती है बहुत किसी में। तो आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड बना के दे सकते हो। अगर आपको आपका डैशबोर्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो भी चलेगा। बहुत बार क्या करते हैं बहुत सारे लोग, एक ही डैशबोर्ड के अंदर 15-20 चार्ट बना देते हैं। यहाँ एक चार्ट है, 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 यहाँ एक चार्ट है। अब जब आप ये डैशबोर्ड एक मैनेजर को देते हो, अपने आप के लिए रखते हो, तब तो दैट इज फाइन, ठीक है, मैनेजर को भी समझ में आ रहा है सब चीज, आपको भी समझ में आ रही है। बट यही डैशबोर्ड जब आप सेल्स टीम को या बिजनेस टीम को देते हो ना, तो वो पागल हो जाते हैं कि ये क्या दे दिया भाई इसने, ये कौन कौन से नंबर दे दिया हमें। तो वहां पे जब आप किसी एक्सटर्नल चीजों को टीम के पास अपना डैशबोर्ड दे रहे हो, तो वहां पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डैशबोर्ड है वो स्लीक हो, सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, है ना। आप एक डैशबोर्ड में 4-5 चार्ट हो बस, उससे ज्यादा नहीं। 4-5 चार्ट से ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा 6-7 कर लो, उससे ज्यादा चार्ट नहीं होने चाहिए एक डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। पर है जैसे आपको 15 चार्ट शो करने हैं, आप कैसे शो करें? तो क्या कर लो,
2 डैशबोर्ड बना लो, जरूरी एक डैशबोर्ड में शो करना है, 2 डैशबोर्ड बना लो, यहाँ पे 5 चार्ट शो कर दिए, यहाँ पे 6 कर दिए, यहाँ पे 6 कर दिए, ऐसे कर दिए कुछ, है ना। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सिंगल डैशबोर्ड जहां पे आपने इतनी भसड़ मचा दी है, जस्ट क्रिएट मल्टीपल डैशबोर्ड और वहां पे मल्टीपल स्लाइसेस, मल्टीपल चार्ट्स को शो करके यू कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन ए सिंपल एंड स्लीक मैनर, है ना, सो दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, उनको भी समझ में आए जो सेल्स वाले हैं वहां पे, है ना। तो ये 2 चीजें क्वेश्चन आपको हमेशा अपने आप से पूछने जब भी आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, डेटा क्या है एंड टू whom you are creating this dashboard, ठीक है ना, क्लियर है। ओके सर हम का कितनी क्लास चलेगा? तुम्हारा कितनी क्लास चलेगी? मतलब अब लास्ट हो गया, 1-2 अगला हफ्ता खत्म, मोस्ट प्रोबेबली अगला हफ्ता। ऐसा मैं सच बताऊं, तुम्हारे कोर्स में कुछ है ही नहीं, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा दी हैं, ठीक है। तुम्हारा कोर्स ज्यादा 15 दिन का था, ठीक है। एक्चुअली में तुम्हारे जो आवर्स लिखे हुए हैं ना तुम्हारे करिकुलम में, वो 13 आवर्स लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था ये कोर्स, ठीक है। तो ये मैं कराऊंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका मैक्रोज भी यूज होगा, VBA मैक्रोज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो भी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो है इसमें, ठीक है, बटन्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे थोड़े से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, करेंगे तो हम नेक्स्ट वीक से, मैं अभी कर दूंगा एंड इस कोर्स को। यहाँ पे वी हैव दिस रिपोर्ट, इस तरीके का हम कुछ बनाएंगे। देखो ये हमारी शीट है, ये हमारी शीट है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड कर रखा ऊपर, इफ यू सी है एक बटन, इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, इस तरीके का मेरा डैशबोर्ड आ गया। नाउ इन दिस डैशबोर्ड नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी भी फिल्टर पे क्लिक करते हो, जैसे मैंने HR पे क्लिक करा तो मेरे पास HR डिपार्टमेंट का डेटा आ गया। इफ आई क्लिक ऑन IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट का डेटा आ गया। अब मैंने IT पे क्लिक कर रखा है, जैसे मुझे जनवरी का डेटा देखना है तो जनवरी का डेटा आ गया। जनवरी में मुझे 2025 का देखना है तो इस तरीके का डेटा आपका आ जाएगा। अब मुझे ये सारे फिल्टर रिमूव करने हैं, जो भी मैंने फिल्टर अप्लाई करे हैं वो मुझे रिमूव करने हैं। एक तो तरीका है कि मैं बार बार यहाँ पे जाके क्लिक करूं। दूसरा तरीका है, मैंने यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन ऐड कर रखा है, मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा चेंज हो गया सब कुछ। अब ये सब कैसे करते हैं, इसमें चीजें हैं, ठीक है। ऐसे आपके पास ये है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इस शीट पे आ जाएगा। सर ये मैक्रोस में आएगा, ये सब मैक्रोस की, विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस वी डू दिस, ठीक है। एक्सेल में, मतलब एक्सेल में, हाँ एक्सेल में ही है, ठीक है। तो हम करेंगे आगे, ठीक है। अभी तो राइट नाउ आई एम नॉट स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वीक से ही करेंगे, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मैं फिनिश कर दूंगा आपका जो मेन कोर्स है, उसके बाद आपकी एक क्लास और एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। उस एक क्लास में मैं आपको पावर पिवट और पावर क्वेरी उसका इंट्रोडक्शन दूंगा किसी को, उसमें डीप में नहीं जाने वाला मैं, ठीक है। मैं जो उसमें डीप में जाऊंगा वो मैं जाऊंगा पावर BI के अंदर, आपके कोर्स का पार्ट वो नहीं है। किसी को डाउट हो तो मैं कोर्स कंटेंट में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। कोर्स कंटेंट में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडवांस एक्सेल के अंदर वी हैव दिस मच ओनली, अंडरस्टैंडिंग MS एक्सेल एडवांस के अंदर देखो ये सब है आपका जो पावर पिवट और वो सब नहीं है, ठीक है। MIS रिपोर्ट वगैरह है, मैक्रो है, रिकॉर्डिंग वगैरह है, ये सब है जो मैं आपको करा दूंगा, ये सब तो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी आपका पावर पिवट वगैरह वो सब नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। MIS रिपोर्ट कुछ नहीं होती, फालतू की चीज होती है। MIS रिपोर्ट यही होती है जो हम बना रहे हैं, जो हमने पाइवेट टेबल बनाई इसी को रिपोर्ट बोलते हैं। देखो नाम जो है, फैंसी नाम बहुत अलग अलग है, रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट, यही सेम चीज है, पाइवेट टेबल, डैशबोर्ड, बट इतना सा डिफरेंस है। कुछ कंपनीज में क्या होता है, वो लोग नए सॉफ्टवेयर को खरीदते नहीं है मार्केट में जो आ रखे हैं अभी, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी पे स्विच नहीं होना चाहते, तो उन्होंने क्या है, फॉर एग्जांपल आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपकी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स आए, बिक गए कुछ प्रोडक्ट, अब कितने बचे हैं, कितने मंगाने हैं, कितने चले गए, इसका जो मैनेजमेंट करना है उसका एक सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में। बहुत सी कंपनी वो सॉफ्टवेयर नहीं खरीदती, वो क्या करती हैं, एक्सेल के अंदर ही एक MIS एनालिस्ट करके एक जॉब रोल होता है, उसको हायर करते हैं, उसको बोलते हैं यही सेम सॉफ्टवेयर एक्सेल में बना,
तो वहां पे आपका VBA यूज होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो कि एक्सेल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो यूज होता है। और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आगे जब उसमें डीप में जाओगे ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको सीख को कोई फायदा नहीं है। एक MIS एनालिस्ट की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 40 साल होगी, अगर आप 40,000 होगी, अगर आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी। क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी को सीखने का जब आप उससे ज्यादा कमाने ही नहीं वाले जिंदगी में। और एज ए फ्रेशर तो आप 10-15 हजार से ज्यादा की एक्सपेक्ट मत कर लेना मैथ्स एनालिस्ट पे। अब इतना करने के बाद भी अगर 10-15 हजार की जॉब मिल रही है, उसके बाद 1 साल के बाद आप कहीं स्विच करने जाओगे, तो जो टेक्नोलॉजी आपने सीखी है उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में, तो उसको सीखना क्यों है आपको? ठीक है ना। अब देखो, कंपनी ने क्रोमा कैंपस ने एक कोर्स में आपका डाल रखा है बिकॉज उन्हें कोर्स सेल करना है, सिंपल सी बात है। देखो, उन्हें कंटेंट दिखाना है कि हम ये पढ़ाते हैं। बट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको VBA बताऊंगा, बट उसमें घुसो मत। घुस गए तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ऐसी टेक्नोलॉजी सीखोगे जो मार्केट में यूज नहीं होती है ना, तो वही चीज। ये सही सर। सर ठीक है। इसमें सबसे पहला वाला कोर्स है ना एक्सेल प्लस AI, उसका कंटेंट कुछ अलग है क्या? नहीं यार, सेम ही होगा। ये पहला कौन सा है? पाइथन विद AI है। नहीं अभी ठीक है, आप एडवांस। ऐसे ड्रैग कर रहे थे ना, तो ये देखो, यहाँ पे पहला पाइथन विद AI, डेटा एनालिस्ट विद AI, एसोसिएट, एडवांस एक्सेल, प्रोफेशनल डेटा साइंस, SQL, प्रोफेशनल डेटा साइंस, SQL सर्वर। यही है मेरे 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 डैशबोर्ड में, तो मुझे यही दिखता है। ठीक है, अच्छा, बाकी बाकी पता नहीं होगा तो कुछ। ठीक है। हाँ जी। हमारे